और सेकंड प्रोग्राम था जिसके अंदर हमने उसी फाइल में से डाटा को रीड किया था। मतलब ये दो अलग अलग प्रोग्राम हमने बनाए थे। नेक्स्ट प्रोग्राम है जिसमें ये दोनों काम वो इकट्ठे परफॉर्म कर रहा है, डाटा को राइट भी कर रहा है किसी एक फाइल के अंदर और फिर उसको रीड भी कर रहा है। तो इस फाइल को, इस जो कोडिंग है इसके अंदर वो कह रहा है राइट अ प्रोग्राम दैट स्टोर 5 लाइंस ऑफ स्ट्रिंग इन अ फाइल। कल वाले प्रोग्राम में सिटी उसने बोला था स्टोर करवाना है, अब वो कहता है कि कोई भी चीज कोई स्ट्रिंग सेव कर। स्ट्रिंग हमारे पास होती है कम्बिनेशन ऑफ करेक्टर्स। तो कहता है कि कोई भी चीज हो सकती है, नाम हो सकता है, सिटी हो सकती है, एड्रेस हो सकता है, कोई भी चीज हो सकती है। एंड देन डिस्प्ले देम इन द स्क्रीन बाय रीडिंग दीज लाइंस। पहले आपने उनको राइट करना है, फिर आपने उनको रीड करना है। स्टेटमेंट की समझ आ गई? स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है? कल हमने दो काम किए थे। पहला काम था कि हमने सिटी नाम की फाइल में डाटा को राइट किया था, फिर हमने उस डाटा को रीड किया था। सी ड्राइव में, डी ड्राइव में कुछ लोगों का एरर भी आया था, लेकिन वो बाद मैंने आपको बताया था कि सी ड्राइव की जगह पे आप कोई और ड्राइव अगर रखेंगे तो आपका एरर खत्म हो जाएगा। तो काफी हद तक खत्म हो गए थे एरर। अब वो कह रहा है कि दोनों काम करें, डाटा रीड भी करें, राइट भी करें और फिर उसको रीड भी करें एक ही फाइल के अंदर, एक ही प्रोग्राम के अंदर। तो हम डेव को ओपन कर लेते हैं और दोनों काम कर लेते हैं। स्क्रीन नजर आ रही है आप लोगों को? डेव सर आ रही है। ठीक हो गया। सबसे पहले हमारे पास आ जाएगी हेडर फाइल आईओ स्ट्रीम और सेकंड हेडर फाइल एफ स्ट्रीम। उसके बाद यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी और उसके बाद आपने बताना है मेन फंक्शन। अब मेन फंक्शन आप इंट मेन के साथ बनाते हैं। कल भी एक दो स्टूडेंट्स वाइड मेन के साथ बना रहे थे। काफी बार आपको बताया कि जब भी आपने काम डेव में करना है तो डेव में आपने इंट में लिखना होता है। अगर आप टर्बो में काम यही कर रहे हो तो वहां पे आप वाइड मेन लिख सकते हैं, एक्सेप्टेबल होता है। नेक्स्ट हमने एक वो उसने बोला था कि आपने 5 स्ट्रिंग सेव करवानी है और फिर उनको रीड करना है। तो स्ट्रिंग के लिए आपको पता है कि हमारे पास सी लैंग्वेज में कोई ऐसी तरह टाइप नहीं है जो स्ट्रिंग को सेव करे। तो हम एक अरे बना लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं str नाम की शॉर्ट है स्ट्रिंग के लिए और इसका साइज मैं फॉर एग्जाम्पल 50 रख देता हूँ। आप अपनी चॉइस के मुताबिक ज्यादा भी साइज रख सकते हैं। नेक्स्ट मेरे पास दो काम करने हैं, दोनों काम इकट्ठे। हमने कल जो डाटा सेव करवा रहे थे उसके लिए हमने ओ एफ स्ट्रीम लगाया था, फिर जब डाटा हम रीड कर रहे थे उस टाइम के लिए हमने आई एफ स्ट्रीम लगाया था। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ओ एफ स्ट्रीम का एक प्लेस होल्डर बना लेंगे। ओ एफ स्ट्रीम का एक प्लेस होल्डर फॉर एग्जाम्पल मैं आउट नाम का बना लेता हूँ या आउटपुट नाम का बना लेता हूँ या फिर रीड राइट नाम का इस तरह करके कर लेता हूँ। लेकिन रीड राइट में बना नहीं सकता क्योंकि मेरे पास ये रिजर्व वर्ड्स हैं, ये बिल्ट इन फंक्शंस होती हैं। तो मैं एक आउट नाम का प्लेस होल्डर बना लेता हूँ और नेक्स्ट मैं एड्रेस दे देता हूँ डबल कोटेशन के अंदर। मैं सी ड्राइव नहीं यूज कर रहा, कल भी आपको बताया था सी ड्राइव के अंदर लिमिटेशंस होती हैं कि आप डाटा राइट या नहीं कर सकते। कहीं भी कोई चीज आप नॉर्मली भी अगर आप कॉपी करने लगोगे तो वहां पे वो आपके सामने एक वार्निंग मैसेज शो करता है और अगर आप यस करो तो फिर वो डाटा नॉर्मली स्टोर हो रहता है। तो मैं यहाँ पे डी ड्राइव के अंदर स्ट्रिंग्स नाम के फाइल बना लेता हूँ, स्ट्रिंग्स डॉट टीएक्सटी। सेम यही काम मुझे दोबारा करना है उस फाइल के लिए जो फाइल मैंने रीड करनी है। सिर्फ फर्क क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास ओ एफ स्ट्रीम की जगह पे आई एफ स्ट्रीम और इसकी जगह पे प्लेस होल्डर चेंज कर लेते हैं। तो उधर आउट रखा है तो यहाँ पे आप इन नाम का प्लेस होल्डर बना लें, बाकी सारी वर्किंग वही। कल भी हमने ये काम किया था कि हमने लूप लगाई थी। अब उसके लिए ऊपर एक वेरिएबल बना लेते हैं, इंट आई नाम का मैंने वेरिएबल बना लिया और उसी को मैं यूज कर लेता हूँ लूप के अंदर। आई इज इक्वल टू 0 से काम स्टार्ट कर लेते हैं। उसने बोला था कि 5 वैल्यूज आपने इनपुट करवानी है। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, आई लेस देन 5। 0 से अगर काम स्टार्ट करें तो लेस देन 5 तक, और अगर 1 से काम स्टार्ट करें तो लेस देन इक्वल टू 5 तक, और आई प्लस प्लस या फिर प्लस प्लस आई
दोनों काम एक्सेप्टेबल हैं। अच्छा, इसकी बॉडी में हमने क्या काम करना है कि इसकी बॉडी के अंदर हमने यूजर से स्ट्रिंग इनपुट करवानी है। तो पहले हम आउटपुट करवाते हैं कि एंटर अ स्ट्रिंग या फिर एंटर अ वैल्यू या फिर ऐसा कुछ भी मैसेज जो यूजर को समझा दे कुछ एंटर करना है। और नेक्स्ट वाली लाइन के अंदर आपको पता है कि हम जो स्ट्रिंग्स इनपुट करवाते हैं वो गेट्स नाम का बिल्ट इन फंक्शन यूज करते हैं। सीन से भी हो जाती है, एरर नहीं आता, लेकिन गेट्स नाम का एक प्रॉपर फंक्शन है जिसमें हम क्या लिखेंगे, str, इस अरे का नाम जो हमने ये टॉप पे बनाई है, ये वाली अरे का नाम, जो आप नाम वहां पे रखोगे वही नाम आपने यहाँ पे इनपुट करवाते वक्त लिखना है। नेक्स्ट आपने क्या करना है कि हमने कल फाइल नाम का बनाया था, तो हमने लिखा था फाइल ऐसे और आगे डी और एन वो सारे लिखे थे। लेकिन अब हमने फाइल नाम का नहीं बनाया, अब हमने आउट नाम का प्लेस होल्डर बनाया है। तो अब हम क्या लिखेंगे, आउट str, जब एक दफा एक स्ट्रिंग खत्म हो जाए तो उसके बाद स्पेस डाल दें या फिर नेक्स्ट लाइन पे उसको ले जाएं। मैं नेक्स्ट लाइन पे ले जाता हूँ कि यूजर की एक दफा जब लूप चले, एक स्ट्रिंग आए, वो फाइल में एंटर हो जाए, फाइल में एंटर होने के बाद नेक्स्ट लाइन पे चला जाए। यहाँ पे वैसे हमने वो एक इफ वाली कंडीशन भी लगानी थी, वो हमने मिस कर दिया है। इफ नॉट आउट, इधर क्या लिखा था हमने, सी आउट फाइल ओपनिंग एरर, और इधर क्या आ जाएगा, एग्जिट 1। नेक्स्ट हमारे पास फॉर लूप आ गई। फॉर लूप के बाद ये डाटा हमने फाइल पे कह लो कि राइट कर दिया है। फाइल ओपन की, फाइल को ओपन करने के बाद हमने 5 दफा ये लूप चला दी और 5 वैल्यूज हमारे पास वो इनपुट करवाएगा हमसे और स्टोर करवा देगा फाइल के ऊपर। अब अगर आप कंफ्यूज हो कि सी आउट है और आउट है, तो इसकी जगह पे आप कोई और भी प्लेस होल्डर बना सकते हो। जिस तरह कल हमने बनाया था फाइल नाम का, अभी हमने आउट और इन नाम का बनाया है। आप अपनी चॉइस से कोई भी बना सकते हो अगर आपको यहाँ पे कंफ्यूजन हो तो। नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा कि हमने जो आउट वाली फाइल, आउट वाला प्लेस होल्डर है, उसकी मदद से हमने जिस फाइल को ओपन किया उस फाइल को हम क्लोज करेंगे। लास्ट में भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे भी कर दें तो बेहतर है। उसके बाद हमने फाइल में इस डाटा को रीड करना है। तो अगर हम लूप की बॉडी बना लेते हैं, लूप की बॉडी के अंदर क्या होगा कि वो 5 दफा चलेगी और डाटा आपका रीड करवा देगी। एक काम। सेकंड काम कि हम कहते हैं कि फाइल में डाटा रीड होता रहे तब तक जब तक वो ईयूएफ तक नहीं पहुंचता, एंड ऑफ फाइल तक नहीं पहुंचता। कल भी हमने ऐसे ही किया था। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे वाइल लूप लगा लेते हैं। वाइल लूप में जो इनपुट करवाना है उसका प्लेस होल्डर हमारे पास था इन .eof, ये हमने यूज किया था कल। लेकिन यहाँ पे शुरू में हमने लगाया था नॉट ऑपरेटर। तो सेम वैसे ही वर्किंग हम यहाँ पे भी करेंगे जैसे हमने कल वर्किंग की थी। बस फर्क क्या है कि दोनों कोड हमारे पास इकट्ठे आ गया एक ही जगह के ऊपर। और वो जो फाइल वाला हमने अपने माइंड में बिठा लिया, उसको भी चेंज कर रहा है थोड़ा बहुत डिफरेंट प्लेस होल्डर यूज करके। समझाइए यहाँ तक। इसकी बॉडी में हमने क्या करना था, इन डॉट, अब यहाँ पे आपके पास वो 2 ऑप्शन है, एक वो इन के थ्रू इनपुट करवा लें कंसोल के ऊपर, और सेकंड आपके पास एक बिल्ट इन फंक्शन है, हमने पहले भी यूज किया था गेट लाइन वाला, हम उसको यूज कर लेते हैं। 1 बाय 1 गेट लाइन हमारे पास हो जाएगी। यहाँ पे हमने 2 चीजें पास करनी है, str, एक अरे का नाम, और सेकंड उसका जो साइज हमने रखा था। लास्ट पे हमारे पास आगे वैल्यूज, अब इनको कंसोल पे मूव करवा देते हैं। सी आउट के अंदर str और आगे /n। इसकी बॉडी से बाहर इनको भी क्लोज कर देते हैं, इन डॉट क्लोज, और लास्ट पे आपके पास आ जाएगा रिटर्न 0। इसको रन कर लेते हैं। इसका नाम हम रख देते हैं फाइल 3। यहाँ पे हमारे सामने मैसेज डिस्प्ले हुआ है, कहता है एंटर अ स्ट्रिंग। अभी हम 5 लोग क्लास में हैं तो मैं 5 के नाम 1 बाय 1 लिख लेता हूँ।
5 नाम मैंने इनपुट करवा लिए और नेक्स्ट लाइन पे कोड 5 नाम ये डिस्प्ले हो गए हैं। अब यहाँ पे हमें एक मैसेज छोटा सा डिस्प्ले करवाना चाहिए था कि वैल्यू हम डिस्प्ले करवा लें। इस मैसेज को भी हम डिस्प्ले करवा लेते हैं। ये मैसेज यहाँ पे डिस्प्ले होगा। इधर हम मैसेज डिस्प्ले करवा लेते हैं कंटेंट ऑफ फाइल या फिर वैल्यूज इन द फाइल या स्ट्रिंग वैल्यूज इन द फाइल या कुछ भी ऐसा मैसेज आप डिस्प्ले करवा सकते हो जिससे यूजर को समझ आ जाए कि ये फाइल में डाटा राइट हो रहा है। बैकवर्ड स्लैश एन द स्ट्रिंग वैल्यूज इन द फाइल और एज फॉलोज और लास्ट पे आ जाएगा हमारे पास कॉलन और उसके बाद लाइन खत्म सेमी कॉलन। रन करते हैं। फाइल हमारे पास ओपन हो गया। फाइल ओपनिंग एरर नहीं आया। यही काम अगर मैं सी में करता तो पॉसिबल है एरर आ जाना था। 5 वैल्यूज इनपुट की हैं। मैसेज हमारे सामने डिस्प्ले हो गया। द स्ट्रिंग वैल्यूज इन द फाइल और एज फॉलोज पहले नंबर पे प्रिंट हो गया। बाकी 4 नाम भी। अब वेरीफाई कर लेते हैं कि क्या इस नाम की फाइल डी ड्राइव में बनी भी है या नहीं बनी। जिस पीसी को ओपन करते हैं ये हमारे पास डी ड्राइव है। इसको अगर ओपन करें तो यहाँ पे ये string.txt नाम की फाइल बन गई है। इसको ओपन करें तो इसमें वही 5 नाम है जो हमने अभी राइट किए हैं। क्लियर है? सर जी इफ स्ट्रीम और ओ स्ट्रीम इसमें क्या डिफरेंस है? दोबारा पूछें। इफ स्ट्रीम, आई एफ स्ट्रीम और ओ एफ स्ट्रीम। एफ स्ट्रीम हमारे पास होती है फाइल स्ट्रीम। फाइल स्ट्रीम में हमारे पास आगे मल्टीपल ऑपरेशंस होते हैं। मैं यहाँ पे आपको पूरा टेबल दिखाता हूँ। ट्री बना हुआ था ये ट्री। सबसे पहले हमारे पास होती है iOS। उसके बाद हमारे पास रहती है आई स्ट्रीम और ओ स्ट्रीम। आई स्ट्रीम का मतलब इनपुट स्ट्रीम और ओ स्ट्रीम का मतलब आउटपुट स्ट्रीम। आई स्ट्रीम के अंदर फिर आ जाता है अगर हम स्ट्रीमिंग कर रहे हैं ऑन फाइल्स। अगर स्ट्रीम का मतलब क्या है? कंटिन्यूस मूवमेंट ऑफ डाटा। अगर कंटिन्यूस मूवमेंट ऑफ डाटा हम जिस तरह अभी हमने 5 वैल्यूज कंटिन्यूसली फाइल के ऊपर राइट करवाए हैं तो जहाँ पे फाइल इन्वॉल्व हो जाए तो वहां पे हमें साथ एफ लाजिम मेंशन करना पड़ता है। एफ फॉर फाइल। तो यहाँ पे सेकंड है एफ स्ट्रीम। पहले नंबर पे आई एस टीम। आई एस टीम को इनपुट स्ट्रीम को उसने क्या किया? आई एफ स्ट्रीम के हम इनपुट कर रहे हैं इनपुट फाइल पे कर रहे हैं और स्ट्रीम के थ्रू कर रहे हैं तो आई एफ स्ट्रीम। सेकंड है ओ स्ट्रीम की जगह पे आ गया ओ एफ स्ट्रीम आउटपुट फाइल स्ट्रीम। आउटपुट कर रहे हैं लेकिन फाइल के थ्रू आउटपुट कर रहे हैं और इन दोनों का कॉम्बिनेशन हमारे पास होता है आई ओ स्ट्रीम और इसके साथ हम यूज कर रहे होते हैं एफ स्ट्रीम। अगर हमने वर्किंग करनी है तो उसके लिए आई ओ एस स्ट्रीम के साथ हमें एफ स्ट्रीम के साथ लाजिम मेंशन करना पड़ता है। आप अगर सिर्फ इनपुट कर रहे हैं तो आप सिर्फ आई एस स्ट्रीम लिख दें। आप सिर्फ आउटपुट कर रहे हैं तो आप सिर्फ ओ एफ स्ट्रीम लिख दें काफी है। लेकिन एफ स्ट्रीम लिखेंगे तो एफ स्ट्रीम में दोनों चीजें आ जाती हैं। फिर उसने यहाँ पे हमें बताया भी था कि हमारे पास फाइल को जब हम ओपन करते हैं तो हमें साथ उसका मोड मेंशन करना पड़ता है कि हम फाइल को किस मोड में ओपन कर रहे हैं। और लास्ट उसने बताया था कि डिफॉल्ट ओपनिंग मोड कहता है कि अगर आपने ओ एफ स्ट्रीम हेडर फाइल यूज किया तो जो आप फाइल ओपन करोगे वो उसको बाय डिफॉल्ट आउट मोड में ओपन करेगा। सेम अगर आप आई एफ स्ट्रीम हेडर फाइल लिख रहे हो तो वो आपको बाय डिफॉल्ट इन मोड के अंदर ओपन कर देगा। लेकिन अगर आप एफ स्ट्रीम यूज कर रहे हो तो वो दोनों के लिए यूज कर देगा इन और आउट। इनके लिए भी और आउट के लिए भी। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो मैंने यहाँ पे एफ स्ट्रीम यूज किया है और मैंने इस फाइल के साथ मोड मेंशन नहीं किया। फाइल का पाथ मैंने दिया है लेकिन साथ मोड मेंशन नहीं किया। तो क्या कर रहा है वो बाय डिफॉल्ट इस फाइल को इनपुट और आउटपुट दोनों मोड के अंदर ओपन कर रहा है। उनमें से मैं जिसको मर्जी यूज कर लूं। लेकिन अगर मैं सिर्फ ऊपर आई स्ट्रीम यूज करता या ओ स्ट्रीम यूज करता तो वो सिर्फ फाइल इनपुट या आउटपुट दोनों में से किसी एक काम के लिए होनी थी। लेकिन अब एफ स्ट्रीम है तो बाय डिफॉल्ट वो दोनों मोड में ओपन कर रहा है चाहे रीड करो चाहे राइट करो। आई समझ? यस सर। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास है करेक्टर इनपुट। जैसे हम अभी इंटीजर वैल्यूज को पहले पुट कर रहे थे फिर करेक्टर वैल्यूज को भी ऐसे हम पुट कर सकते हैं।
यहाँ पे अगर आप देखें तो उसने एक प्लेस होल्डर बनाया आउट नाम का और उसमें अंदर फाइल बना रहा है चार्स डॉट टेक्स्ट। यूजर से डिमांड कर रहा है कि 5 कैरेक्टर्स इनपुट करवाए। एक कैरेक्टर इनपुट होता जा रहा है, दूसरा इनपुट, तीसरा इनपुट, सब के लिए वो यूज कर रहा है। आउट डॉट पुट, पुट क्या है हमारे पास एक बिल्ट इन कीवर्ड है जो कैरेक्टर्स को उठाकर पुट और पुट सामने पड़े थे, अगर आप याद हो। गेट और गेट्स नाम के पड़े थे, पुट और पुट्स नाम के पड़े थे। तो ये पुट वाला हम यूज करते हैं फॉर कैरेक्टर और पुट्स यूज करते हैं फॉर स्ट्रिंग। अच्छा, इधर से कोई देखते हैं और कोई कोड जिसमें थोड़ी वर्किंग है। ये बाइनरी वाला देख लेते हैं। बाइनरी में आपको पता है कि हमारे पास 0 1 के फॉर्म में डाटा होता है। तो यहाँ पर थोड़ी सी डिटेल पढ़ लेते हैं, फिर इसका कोड देखते हैं। बाइनरी IO इज यूज टू स्टोर डाटा इन फाइल इन द बाइनरी फॉर्मेट। बाइनरी फॉर्मेट मतलब 0 1 के फॉर्मेट में, मशीन लैंग्वेज के फॉर्मेट में। It is an efficient method to store a large amount of data as compared to formatted IO. For example, the formatted IO take 4 bytes to store 1 2 3 4. On the other hand, binary IO take only 2 bytes to store this amount. The reason is that the binary IO stream is store it as an integer values, whereas formatted IO store it as a 4 characters. कहता है कि अगर हम नॉर्मल स्टोर करें वैल्यू तो उसमें 1 को एक कैरेक्टर कंसिडर करना है, 2 को एक कैरेक्टर कंसिडर करना है, 3 को और 4 को हर एक को कैरेक्टर कंसिडर करना है। लेकिन अगर हम इसी को बाइनरी फॉर्म में स्टोर कर रहे हैं तो उसने इसको बाइनरी वैल्यू 0 1 वैल्यूज कंसिडर करना है और उसके लिहाज से कम वैल्यू, कम स्टोरेज कैपेसिटी के ऊपर वो वैल्यू सेव करवा सकता है। इसके लिए थोड़ा सा उसने सिंटैक्स डिफरेंट बताया है। यहाँ पे लिखा हुआ है सिंटैक्स इसका। कहता है ओबीजे डॉट राइट कैरेक्टर और आगे फिर एंड आर डॉट साइज ऑफ आर। ये दोनों चीजें उसने थोड़ा सा मेंशन किया कि हम इस तरह लिख रहे होते हैं। अगर इधर सब चीजों को उसने बताया हुआ है कि ओबीजे क्या हमारे पास है, राइट क्या है, आर क्या है। ओबीजे यहाँ पे उसने रखा है कि वो जो हमने प्लेस होल्डर बनाते हैं ना, उसका नाम, जैसे हमने पहले फाइल रखा था, फिर हमने इन रखा था, फिर आउट रखा था, ठीक है, तो उनका नाम है यहाँ पे ओबीजे। राइट हमारे पास एक बिल्ट इन फंक्शन है जो यूज होता है डाटा को राइट करने के लिए। 4 ये हमने एक पॉइंटर बनाया है जो लेंथ हमें प्रोवाइड कर रहा है कि इतनी लेंथ के ऊपर आप डाटा को सेव कर सकते हो। और आर आर के हमारे पास वो वेरिएबल है जो करेक्टर्स जो बाइनरी फॉर्म में डाटा को लाता जा रहा है और सेव करवाता जा रहा है। और साइज ऑफ भी हमारे पास एक बिल्ट इन फंक्शन है जो किसी भी चीज के साथ अगर हम लिखें तो उसका साइज इन बाइट्स बता देता है। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ साइज ऑफ इंट, तो बता देगा कि इंट को कितने बाइट मिले हैं। एक प्रोग्राम यहाँ पे देख लेते हैं। कहता है राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट 5 इंटीजर एंड स्टोर इट इन द फाइल यूजिंग बाइनरी IO। एक प्रोग्राम लिखना है जो 5 इंटीजर्स को इनपुट करवाए और उनको बाइनरी फॉर्म में डाटा सेव करवाना है उसने फाइल के अंदर। स्टेटमेंट की समझ आ गई? स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है? इसमें कुछ प्रोग्राम ऐसे भी हो सकते हैं जो प्रॉपर डेव के ऊपर काम ना कर रही हो, तो जहाँ पे वो कोई इशू बनेगा तो हम उसको सोल्यूशन भी देख लेंगे। सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा हेडर फाइल IO स्ट्रीम, फिर आ जाएगा हमारे पास F स्ट्रीम, उसके बाद हमारे पास यूजिंग नेम स्पेस और उसके बाद हमारे पास मेन फंक्शन। मेन फंक्शन की बॉडी बना ली। अब मेन फंक्शन के अंदर हमें उसने बोला है कि आप 4, उसने बोला है हमें राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट 5 इंटीजर, 5 इंटीजर हैं तो इंटीजर के लिए हमारे पास जो वेरिएबल होगा वो भी एक इंटीजर वेरिएबल होना चाहिए। तो इंटीजर वेरिएबल बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि इंट नम नाम का मैंने एक वेरिएबल बना लिया फॉर एग्जांपल। अब नेक्स्ट क्या करना है, प्लेस होल्डर बनना है, डाटा को राइट करना है फाइल पे बाइनरी फॉर्म में। तो राइट के लिए हम क्या करते हैं, OF स्ट्रीम, उसका प्लेस होल्डर फॉर एग्जांपल मैं आउट नाम का बना रहा हूँ, और उसका पाथ D कॉलन डबल फॉरवर्ड स्लैश, और इसका नाम मैं रख देता हूँ binary.txt। लेकिन अब की बार हम इतना फाइल का नाम लिखकर काम खत्म नहीं कर देंगे। अब की बार हमें साथ प्लेस होल्डर को मेंशन करना पड़ेगा, सॉरी जो इसका मोड है उसको ओपन करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे बताना है कि हम इसको किस मोड में ओपन करते हैं। उसके लिए हम लिखते हैं IOS। अगर मैं आपको बुक में दिखाऊं, बाइनरी के लिए हमारे पास मोड होता है
ये iOS और आगे स्कोप रेजोल्यूशन और आगे iOS स्कोप रेजोल्यूशन और आगे बाइनरी, इट यूज्ड टू ओपन अ फाइल इन बाइनरी मोड। क्या आ जाएगा हमारे पास? iOS आगे स्कोप रेजोल्यूशन और आगे बाइनरी। स्कोप रेजोल्यूशन और आगे बाइनरी। क्लियर है? अब की बार हमने एफस्टीएम ऊपर यूज किया है, लेकिन अब अगर हम इधर ना ये मोड लिखें तो ये इस फाइल को ओपन कर देगा सिर्फ इन और आउट के लिए, लेकिन हमने इस फाइल में डाटा को राइट करना है और बाइनरी फॉर्म में राइट करना है। तो हमने इस फाइल को ओपन कर लिया। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा? इफ नॉट आउट, तो क्या हो जाए? सी आउट फाइल ओपनिंग एरर। और एग्जिट 1। अगर फाइल ओपन ना हो तो एरर आ जाए। अगर फाइल ओपन हो जाए तो क्या करना है? फॉर लूप लगा देनी है। फॉर लूप के लिए हम एक वेरिएबल बना लेते हैं। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैं आई नाम का वेरिएबल बना लेता हूँ। आप अपनी चॉइस से कोई भी नाम रख सकते हैं वेरिएबल का जो आपने यहाँ पे लूप में यूज करना हो। आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन 5 और आई प्लस प्लस। सिंपल फॉर लूप बन गई। फॉर लूप के अंदर हमने क्या करना है कि यूजर से फैक्टर इनपुट करवाना है, सॉरी न्यूमेरिक वैल्यू इनपुट करवानी है। तो हम ऐसे लिख देंगे एंटर वैल्यू या फिर एंटर इंटीजर, एंटर एंड इंटीजर ज्यादा बेहतर रहेगा। और नेक्स्ट हमारे पास सी इन के अंदर हमने वेरिएबल का नाम नम रखा हुआ है, तो यहाँ पे नम लिख देंगे। अगर नाम कुछ और आपने रखा हुआ अपनी चॉइस का तो वही यहाँ पे लिखेंगे आप। इनपुट हो गया। नेक्स्ट हमने क्या करना है? इसी डाटा को राइट करना है, तो क्या करेंगे? आउट, क्या उसने बताया था सिंटैक्स? आउट डॉट राइट। राइट के बाद उसने बोला था आपको कि आपने 4 डाटा टाइप का एक पॉइंटर बनाना है और आगे उसका नाम जो आपने रखा हुआ था, यहाँ पे नाम था किधर गया प्रोग्राम, ये है। यहाँ पे उसने नाम रखा हुआ था, यहाँ पे ये चीज उसने मेंशन की हुई थी। एड्रेस बताना है आपने आर का। आर क्या था? वो वेरिएबल, तो हमने वेरिएबल का नाम क्या रखा हुआ है? नम। नम रख दिया। और नेक्स्ट हमारे पास था साइज ऑफ। साइज ऑफ ये बिल्ट इन हमारे पास फंक्शन आ गया और आगे नम। डाटा को राइट करना है, जितना राइट करना है साइज के मुताबिक। 2 बाइट है 2 बाइट राइट करना है, अगर 4 बाइट है 4 बाइट राइट करना है, एंड सो ऑन, जितना उसका साइज है। लास्ट में हमारे पास क्या होगा कि हम उस प्लेस होल्डर को यूज करते हुए फाइल को क्लोज कर देंगे और लास्ट पे रिटर्न 0। अब देख लेते हैं इसमें कोई मिस्टेक तो नहीं है। फाइल 4, यहाँ पे अगर आप देखें तो उसने फाइल तो क्रिएट कर दी है, लेकिन यहाँ पे नीचे एक मैसेज भी दे रहा है। अगर आप इसको पढ़ें, कहता है कास्ट टू पॉइंटर फ्रॉम इंटीजर टू डिफरेंट साइज वांट पॉइंटर कास्ट। मतलब कह रहा है कि हमारे पास है, हम जो वैल्यू यूजर से ले रहे हैं उस वैल्यू को हम एक और फॉर्मेट के अंदर कन्वर्ट करके सेव करवाना चाह रहे हैं। तो कैसे करना है? तो हम यहाँ पे वैल्यू उसने बोला था 1 2 3 4 हम रख लेते हैं फॉर एग्जाम्पल। उसने उस फाइल उसको राइट कर लिया और हमारे क्लोज हो गया। चेक करते हैं कि उसने क्या इनपुट दी थी। इसने यहाँ पे मेंशन नहीं किया होगा। चलें देखते हैं हमारे पास डी ड्राइव के अंदर किस नाम की हमने फाइल बनाई थी, बाइनरी नाम की। तो देखते हैं कि क्या बाइनरी नाम की फाइल बनी है। ये बाइनरी डॉट टीएक्सटी, इसको ओपन कर लेते हैं। इसमें तो कुछ लिखी नहीं उसने। चलिए नेक्स्ट किसी प्रोग्राम में देखते हैं, अगर कहीं पे रीड का ऑपरेशन हुआ इसी बाइनरी फाइल को तो उसको रीड करते हैं इसी बाइनरी फाइल को, फिर पता चल जाएगा डाटा उसमें राइट हुआ या नहीं हुआ। अक्सर होता है कि जब आप डाटा को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं तो आपको नजर भी नहीं आता फाइल के अंदर
ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। हालांकि इस लूप को 5 दफा चलना चाहिए था, 5 दफा चलकर तो मैंने वहां पे ये एड्रेस ऑपरेटर मिस कर दिया था। अब देख लेते हैं कि इस फाइल के ऊपर कुछ लिखा गया। ये देखें डाटा बाइनरी फॉर्म में आ गया, मतलब वो बाइनरी फॉर्म में हमें चीज नजर ही नहीं आती जो चीज होती है। ये जो कोड हम रन करते हैं ना, ये आपके पास ओरिजिनल कोड, इधर मैं दिखाता हूँ आपको कहाँ पे सेव होती हैं। ये डॉक्यूमेंट्स में सेव हो रही है। अब जिस तरह मैंने अभी ये बनाया ना, इस फाइल का नाम मैंने रखा है फाइल 4। किधर गया फाइल 4? ये फाइल 4, ये ओरिजिनल C++ का कोड और ये इसकी एग्जीक्यूटेबल फाइल है। ठीक है, जो हमारे पास होती है ना ऑब्जेक्ट कोड की फाइल। अगर मैं इसको ओपन करूं, फॉर एग्जांपल मैं इसको ओपन करता हूं नोटपैड के अंदर, किधर गया ओपन विद का ऑप्शन? इस फाइल को ऐसे अगर मैं ओपन कर रहा हूँ नोटपैड के अंदर, तो ये इस तरह बाइनरी फॉर्म में मुझे नजर आती है चीज। ठीक है, कुछ चीज जो डाटा लिखा हुआ है वो हमारी समझ से बाहर है कि क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो जो वहां पे लिखा हुआ है बाइनरी वाली फाइल के अंदर, तो वो भी ऐसे डाटा में नजर आएगा जो पढ़ा नहीं जा रहा, क्योंकि वो बाइनरी फॉर्म में है। इधर की बाइनरी वाली ये फाइल, इसमें डाटा आपके पास होगा वो भी बाइनरी फॉर्म में। ये डाटा हमारी समझ से बाहर ही होगा कि क्या लिखा हुआ है, लेकिन उसने बाइनरी फॉर्म में लिख दिया। अगर हम इसको रीड करेंगे फिर हमें ओरिजिनल फॉर्म में वापस कन्वर्ट करके शो करवा देगा। क्लियर है? कोई क्वेश्चन है यहाँ तक तो पूछ लें। कोई क्वेश्चन नहीं सर जी। ठीक है, चलें यहीं तक रखते हैं, फिर बाकी इंशाल्लाह देखते हैं क्लास के अंदर। ये एक ऑब्जेक्ट वाली चीज रह गया, इसको पढ़ के फिर सिलेबस खत्म हो जाएगा हमारा।